हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज 6 के ज्योग्राफी लेक्चर 3 का रिवीजन करने वाले। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में तापमान और वर्षा जैसे भौतिक और रासायनिक दोनों कारक शामिल होते हैं। दूसरा, मृदा केवल उन्हीं क्षेत्रों में बन सकती जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और कोई अन्य जलवायु कारक मायने नहीं रखता है। यहाँ पे केवल कथन एक सही है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है मूल चट्टान, यह मिट्टी के रंग, बनावट, खनिज सामग्री और पारगम्यता निर्धारित करती है। दूसरा है जलवायु, यह तापमान और वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा है जैविक कारक, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव मूल सामग्रियों को तोड़कर मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा है उच्चावच, यह मृदा संरचना और कटाव को प्रभावित करते हैं। पांचवा समय, यह मिट्टी की परत की मोटाई को निर्धारित करते हैं। मृदा संस्तरण और परिवेक्षिका, मृदा परिवेक्षिका में कई मृदा क्षितिज संस्तर शामिल होते हैं। ह्यूमस, यह एक मृदा घटक है जो गहरे रंग का होता है और अपघटित पौधे और जानवरों से बना जैविक पदार्थ होता है। ओ स्तर, यह जमीन की सतह पर ह्यूमस की परत है। यह गहरा काला अनाकार ठोस यौगिक होता है। ए स्तर, यह ऊपरी मिट्टी है, आमतौर पर गहरे रंग की होती है, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। इसे लिंचिंग जोन के नाम से जाना जाता है। ई स्तर, यह निच्छालित खनिज और कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। बी स्तर, अब मृदा, मिट्टी, भूमि के नीचे का मृदा का भाग, इसे संचय क्षेत्र भी कहा जाता है। शुष्क जलवायु में इसमें कैल्साइट जैसे घुलनशील खनिज हो सकते हैं। लिंचिंग, यह एक प्रक्रिया है जिसमें मृदा के सभी महत्वपूर्ण खनिज बह जाते हैं या भूमिगत रिस जाते हैं। नेक्स्ट स्तर है सी स्तर, यह अपक्षयित आधारशिला, सड़ी हुई चट्टान, आधारशिला मृत स्तर से नीचे स्थित होती है। आर स्तर, यह आधारशिला होती है और अप्रभावित मूल चट्टान होती है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस भूभौतिकी घटना को मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऐसी घटना के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करता है? इसका आंसर है भूकंप का परिमाप। भूकंप पृथ्वी की सतह पर तीव्र कंपन है जो पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने के कारण होता है, जिससे प्रायः भ्रंशों के किनारे की ऊर्जा निकलती है जो तरंग के रूप में परिवर्तित होती, जिसे भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है। भूकंप भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं जो ऐसे कंपनें होती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूगर्भीय तरंगों और सतह तरंगों के रूप में गुजरती हैं। एपिसेंटर, ऊपरी केंद्र, यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंप के अवकेंद्र, जिसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, के ठीक ऊपर स्थित होता है। यहाँ भूकंप की भूमिगत उत्पत्ति होती है। हाइपोसेंटर, यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहाँ भूकंप शुरू होता है। पी वेव और एस वेव, पी वेव को प्राथमिक वेव कहते हैं जबकि एस वेव को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। पी वेव सबसे तेज गति करती है जो सबसे पहले रिएक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड होती है। एस वेव पी वेव के मुकाबले में धीमी गति करती है। पी वेव सभी माध्यमों से गुजर सकती है जबकि एस वेव केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। पी वेव यह एक लंबवत संपीड़न तरंग है जबकि एस वेव अनुप्रस्थ तरंग होती है जो पृथ्वी के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती है। पी वेव का निर्माण संपीड़न और विरल उत्पन्न करता है और एस वेव शिखर और गर्त बनाती है। सतही तरंगे, एल वेव, ये भूगर्भीय तरंगे सतही चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो ये सतही तरंगों का निर्माण करती हैं। ये स्वभाव में अधिक विनाशकाली होती है। रेले वेव, एल वेव सतही तरंगों के प्रकार है। ये भूकंप मापी पर रिकॉर्ड होने वाली अंतिम तरंगे होती हैं। रिएक्टर पैमाना और मरकरी पैमाना, रिएक्टर यह भूकंप के परिमाप का मापन करता है और मरकरी पैमाना यह भूकंप की तीव्रता के मापन करने का उपकरण है। रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक परिमाप मापता है जबकि मरकरी पैमाना 1 से 12 तक तीव्रता मापता है। रिएक्टर पैमाना यह एक
अनंत पैमाना है। महासागर ये नितल की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? गंभीर महासागरीय मैदान विशाल, समतल और गहरे महासागरीय तल होते हैं। महासागरीय गर्त आमतौर पर उथले अवनमन होते हैं। यहाँ पे केवल एक सही है। स्थलाकृति विशेषता यह दो प्रकार की होती, एक प्रमुख स्थलाकृति विशेषता और एक छोटी स्थलाकृति विशेषता। प्रमुख स्थलाकृति विशेषता में महाद्वीपीय मग्नतट शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय उत्थान तथा अथाह मैदान। छोटे स्थलाकृति विशेषता में समुद्री पर्वत, गॉड, मध्य महासागरीय चोटी, गर्त, मूंगा, प्रवाल, भित्री आदि आती है। समुद्रयान मिशन यह भारत का एक मानव युक्त गहरे सागर का अन्वेषण मिशन है, जिसे NOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी वाहन से 3 वैज्ञानिकों को 6000 मीटर गहराई तक भेजा जाएगा। इनका उद्देश्य दुर्लभ खनिजों और समुद्री संसाधन की खोज करना है। महाद्वीपीय शेल्फ यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी ढलान 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय ढाल इस क्षेत्र की ढलान 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ यह उत्तरी सागर और साइबेरिया के तट पर पाया जाता है। सबसे संकरा महाद्वीपीय शेल्फ यह पश्चिम दक्षिण अमेरिका, विशेषकर पेरू और चिली के तट पर है, जहाँ पे एंडीज पर्वत समुद्र के बिल्कुल पास होने के कारण शेल्फ लगभग नग्न है। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जो प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 11,000 मीटर है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। सुंड्रा ट्रेंच, जिसे पहले जावा ट्रेंच कहा जाता था, हिंद महासागर की सबसे गहरी समुद्री खाई में से एक है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 7,190 मीटर है और यह सुमात्रा द्वीप के समानांतर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। वर्तमान में भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी, पर्वत निर्माण और समुद्र तल प्रसार प्रक्रियाओं से जुड़ा। यहाँ पे केवल कथन 2 सही है। सागर नितल प्रसार सिद्धांत। हैरी एच हेस ने 1962 में सागर नितल प्रसार सिद्धांत दिया था। सागर नितल प्रसार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए महासागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण मध्य महासागर में होता है, जो प्लेटों के विभाजन सीमा के कारण होता है। मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, जिससे पुराने भूप्रपट्टी को चोटी से दूर धकेल दिया जाता है। मध्य अटलांटिक चोटी एक मध्य महासागरीय चोटी है जो अटलांटिक महासागर की तली के साथ स्थित है और यह दुनिया की सबसे लंबी स्थलाकृति विशेषता का हिस्सा है। यह प्लेटों के विभाजन सीमा के कारण बना है। जैसे जैसे आप महासागरीय रीच से दूर जाते हैं, महासागरीय चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भूमि क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,47,263 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया के कुल भू क्षेत्र 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत गोंडवाना भूमि का एक भाग था और अब यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में रहती है और यह विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम सबसे बड़ा रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। भारत की कुल तटीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को छूती है, जो 9 तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, पांडुचेरी और लक्षद्वीप तक फैली हुई है।
भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और राज्यों में गुजरात की है। भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास परियोजना के संदर्भ में पूर्व पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 3640 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम ये 1988 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। भारतमाला परियोजना यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, केंद्र प्रायोजित योजना है। भारतमाला परियोजना को देश भर में सामान और लोगों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर प्राथमिक ध्यान देते हुए शुरू किया गया था। प्रथम चरण अक्टूबर 2017 में स्वीकृत 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर केंद्रित है। 2015 में शुरू की गई सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के विकास से संदर्भित है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका लॉन्च किया गया था 31 दिसंबर 2019 को। इसकी लागत 111 लाख करोड़ है। परियोजना 6,500 से अधिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाएं। इसका उद्देश्य है नागरिकों को विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना। स्वर्णिम चतुर्दश योजना 1999 में शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्दश परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ते हुए एक चतुर्भुज बनाता है। यह राजमार्गों की एक प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 5,886 किलोमीटर है। सबसे लंबा है कलकत्ता चेन्नई और सबसे छोटा है मुंबई चेन्नई राजमार्ग। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत के सबसे उत्तर चरम बिंदु पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख स्थित है और सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, कैंप कैमरॉन और इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूर्वतम राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पूर्वतम स्थल किबथू है। पश्चिमतम राज्य गुजरात है और पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती सर ग्रीक है। भारत में नौकायन हेतु जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 14,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यह प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी में है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर फैला है। यह असम में इसका विस्तार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यह एक तटीय नहर पर कोल्लम से कोट्टमपुरम पर स्थित है। यह केरला में है। जलमार्ग 4 यह काकीनाडा पांडुचेरी के नहर में कोकलुवेली टैंक के खंड पर स्थित है। यह गोदावरी नदी का खंड है। गोदावरी और कृष्णा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यह ओडिशा में स्थित है, महानदी डेल्टा की नदियों पर। भूपेन हजारिका, इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को सादिया में हुआ था, सादिया असम में। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुई थी। इनका अन्य नाम है असम के स्वर्ण स्वर्ग। दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक दूत माना जाता है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न 2019 में मिला था मरणोपरांत। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1,46,560 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी कुल लंबाई 4,503 किलोमीटर है। कुल लाभार्थी राज्य 15 हैं। NH-1 यह गंगा नदी पर स्थित है, हल्दिया से इलाहाबाद तक।
NH2 ब्रह्मपुत्रा पे, NH6 यह बराक नदी पर स्थित है, NH5 ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पे उड़ीसा में स्थित है, NH3 कोल्लम और कोल्लापुरम के बीच है, NH4 गोदावरी कृष्णा की नहरों पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदमुख के मुहाने पर स्थित है? इसका आंसर है मर्मगांव बंदरगाह। भारतीय बंदरगाहों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 13 बंदरगाह हैं। सार्वजनिक बंदरगाह 12 हैं, जिसके स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। निजी प्रबंधित बंदरगाह 1 है, कामराजन बंदरगाह तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित है। यह एकमात्र सरकारी निगमित बंदरगाह है। गोवा की नदियाँ जुआरी यह एक मुहाना बनाती है जो गोवा के मुर्मुगांव खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। मांडवी इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह एक मुहाना बनाती है और पणजी शहर इस नदी के तट पे स्थित है। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास बन रहा भारत का पहला अपतटीय गहरे पानी का बंदरगाह है। विझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल में है और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। बंदरगाह का नाम और वो किस राज्य में? कांडला गुजरात में है। यह ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जवाहर नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। उपग्रह बंदरगाह मोर्मुगांव गोवा जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मंगलौर ये कर्नाटका में है। कोच्चिन केरला में है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नौर कामराजन ये तमिलनाडु में है, भारत का पहला निगमित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह है। पारादीप ये उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ये ब्रिटिश द्वारा विकसित सबसे पुराना बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, इसे डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। मुमुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। इसे अदानी समूह संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? यह रोहा और मंगलौर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग में अपने प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध है? इसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह है अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। चंबल के बिहर भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? इसका आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू पठार से होता है। अपनी बंजर स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह गली अपर्दन के कारण गड्ढे बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। पेडोलॉजी या मिट्टी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन है। यह किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध यह महानदी पर निर्मित है। उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। दुनिया की सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है। चिनाब नदी लाहौल घाटी में चंद्र और भाग्या नदियों के संगम से बनती है। इसका प्राचीन नाम अस्कनी था। इसका उद्गम बारालाचा पास के पास होता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दुल्हस्ती बांध, बगलिहार बांध, सलाल जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना इस पे बने हुए हैं। चेनाब रेल पुल, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। इसे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी है। तिब्बत में इसका नाम लांगचेन खंभाव है। संस्कृत नाम सुसूद्री है। उद्गम स्थान राक्षस काल मानसरोवर के पास तिब्बत में होता है। यह तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में सिपलीला दर्रे से आती, फिर यह पंजाब होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। भाखड़ा नागल परियोजना
इस सतलज नदी पर बनी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी थी। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और क्षेत्रफल के मामले में यह सबसे बड़ा बांध है। इसमें 2 बांध शामिल हैं, भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गोविंद सागर झील भी बनाता है। दूसरा है नागल बांध जो पंजाब में स्थित है। रावी नदी, इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से रोहतांग दर्रे के पास होती है। इस पे बने बांध हैं रंजीत सागर बांध और चमेरा बांध। बनास नदी, इस पे बिसलपुर बांध बना है। चंबल, इस पे बने बांध है राणा सागर बांध राजस्थान, जवाहर सागर बांध राजस्थान, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। तापी नदी, उकाई बांध गुजरात, काकरा पाकर बांध गुजरात। कावेरी नदी, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटका और मेट्टूर बांध तमिलनाडु। नर्मदा नदी, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात। कृष्णा नदी, अलमाटी बांध कर्नाटका, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश। पेरियार नदी, इडुक्की बांध केरल और मुल्ला पेरियार बांध केरल। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई 4065 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। इस पर जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में बना हुआ है और निजाम सागर बांध जो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी पर बना है, तेलंगाना में है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पेरियार नदी कर्नाटक के नंदी हिल्स से निकलती है। इसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्र बहने वाली नदी। इस पे बने बांध हैं सोमाशिला बांध, रिहंद बांध। रिहंद नदी, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दामोदर घाटी परियोजना, यह भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। 1948 में बनी थी जो टेनेसी नदी परियोजना यूएसए पर आधारित है। दामोदर नदी में 4 प्रमुख बांध हैं, मैथन, तिलैया, पंचेत और कोनार। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार में भ्रंश घाटी से निकलती और बहती है। यह हुगली नदी से मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। झेलम नदी पर बने हुए परियोजना है कृष्ण गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। सापुर कंडी बैराज रावी नदी पर पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर बना है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी का अतिरिक्त पानी रोककर भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना है। यह परियोजना 2026 में पूरी होने जा रही है। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी बंद हो जाएगा। सिंधु जल संधि, यह 1960 में हुई थी। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता पे। इसे 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया। संधि द्वारा नदियों का आवंटन इस प्रकार था कि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को दिया गया था। 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत के उपयोग किया जाता था। और पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज था, ये भारत को दिया गया। इसका 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज का एक उदाहरण है? इसका आंसर है बॉक्साइट। धात्विक खनिज, इसमें लौह युक्त होते हैं। इसके उदाहरण है लौह युक्त मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। और अलौह युक्त खनिज, इसमें तांबा, सीसा, टिन, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज, इसमें अभ्रक, गंधक, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नमक, पोटाश, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि आते हैं। ऊर्जा खनिज, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। अलौह धात्विक खनिजें, तांबा, यह मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर क्षेत्र में खेतरी खदानें और झारखंड के सिंहभूम जिला इसके लिए प्रमुख है। एल्युमिनियम, इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट है।
इसे विमान निर्माण में इसके हल्के वजन के कारण उपयोग किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। सोना सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटका में होता है, कोल्लार गोल्डफील्ड और हुंडी गोल्डफील्ड में। आंध्र प्रदेश में रामगिरी और सर्वाधिक भंडार भारत के बिहार में है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार धारवाड़ चट्टान प्रणाली में पाया जाता है। झारखंड भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अधिकांश बॉक्साइट प्रायद्वीप के पठार या पहाड़ी श्रृंखलाओं पर लेटराइट चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें से पहला और दूसरा कथन सही है। भारत में कोयला दृढ़ता से गोंडवाना कोयले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो भारत में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये कोयले भंडार मध्य और पूर्वी भारत में फैले हैं, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र, जिसे कभी कभी लालचेर भी कहा जाता है, का कोयला ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिगबोई, मोरेन, शिवसागर और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत। असम में डिगबोई रिफाइनरी एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। इसे 1901 में चालू किया गया था और यह आज भी काम कर रहे। इसे अक्सर भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में गंगोत्री कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के तेल उद्योग का जन्म स्थान है। 1984 गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। 1987 में HVJ पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना में से एक थी। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भारत में केवल लौह का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में है। मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। हिंद महासागर का कौन सा द्वीप राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका आंसर है मालदीव। मालदीव इसकी राजधानी माले है। आधिकारिक भाषा दिवेही है और वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू हैं, जो 17 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किए थे। लक्षद्वीप यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी लैगून और जल क्षेत्रों सहित 94 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसकी राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ और सबसे छोटा बित्रा द्वीप। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान को निकोबार द्वीप समूह या छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डंकन पास यह दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल यह अंडमान और निकोबार द्वीप को म्यांमार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 11 डिग्री चैनल यह अमीन दीवी को कन्नानौर से अलग करता है। भारत के कुछ विवादित द्वीप। न्यू मूरे द्वीप यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। कच्चा तीबू द्वीप यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है।
यह भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। सर ग्रीक रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। महत्वपूर्ण द्वीप समूह, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल परीक्षण स्थल है। आलिया बेट द्वीप, यह नर्मदा नदी के डेल्टा में गुजरात नदी द्वीप है। पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु में इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। राम सेतु पुल रामेश्वर को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी, यह भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट पर स्थित है। पारादीप, यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है 27% भूमि। भारत का भूमि वितरण, मैदान 43% है, पहाड़ियां 18.5% और पर्वत 10.6% है। केंद्रीय उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर में स्थित है, जो मालवा के पठार के बड़े क्षेत्र को कवर करती है। इसकी उत्तरी सीमा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से लगती है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1000 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर मालवा क्षेत्र और पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूर्व में सकरी है। छोटा नागपुर पठार इसके पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाते हैं, जिसका जल प्रवाह दामोदर नदी द्वारा होता है। बुंदेलखंड, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी कुल औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। मारवाड़ और मेवाड़ का पठार, यह पूर्वी राजस्थान में स्थित है। मालवा का पठार, यह पठार दक्कन ट्रैप का विस्तार है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह व्यापक लावा के प्रवाह से बना है और काली मिट्टी से ढका हुआ है। माही, चंबल, बेतवा, सिंध जैसी नदियां इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। बघेलखंड, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैला हुआ है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। यह दिल्ली से गुजरात तक फैली है और हरियाणा तथा राजस्थान से होकर गुजरती है। गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर्वत में स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रपति भवन, यह भारत की रायसेना पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली का ही हिस्सा है। दिलवारा जैन टेम्पल राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ियों पे स्थित है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला, यह दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है, जो विंध्य पर्वतमाला के समानांतर विस्तृत है। यह एक भ्रंश घाटी ब्लॉक माउंटेन है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात से होकर के गुजरती। यह 3 प्रमुख पहाड़ियों से मिलकर बनी है। महादेव पहाड़ियां, मैकाले पर्वतमाला और राजपीपला हिल्स। महादेव पहाड़ियां, सतपुड़ा पर्वत का सबसे उच्चतम शिखर धूपगढ़ स्थित है। मैकाले पर्वतमाला की सर्वोच्चतम चोटी अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला का संगम स्थान है। राजपीपला हिल्स, यह हिल स्टेशन पंचमढ़ी इसमें स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला जो एक भ्रंश पर्वत भी है, मुख्य रूप से भारत के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। विंध्य पर्वतमाला का सर्वोत्तम शिखर सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर है। मध्य प्रदेश का पन्ना, जो विंध्य पर्वतमाला पे स्थित है और हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी उत्तर पूर्वी पठार में कोयले भंडार से जुड़ी है? इसका आंसर है दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। इसका कारण है छोटा नागपुर पठार का जल प्रवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। छोटा नागपुर पठार यह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जर्मनी के रूर क्षेत्र के समान यह खनिज भंडार से समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड में नेत्रहाट को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और घने जंगल के कारण छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है।
इसमें 3 प्रमुख पठार शामिल है: रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है, जो 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पर रखा गया। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। दामोदर नदी पठार के मध्य से होकर के बहती है, जिससे पश्चिम से पूर्व की ओर एक भ्रंश घाटी बनती है। झारखंड की जादूगोरा खदानें यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कार्बी आंगलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, लेकिन बांग्लादेश में मालदा फॉल्ट द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृति विशेषताओं पर विचार करें। टॉर, स्पर, ब्लॉक पर्वत। ऊपर दी गई विशेषताओं में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? इसका आंसर है 1, 2, 3 तीनों। ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण: बोजेस पर्वत फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी और हॉर्स पर्वत जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां जैसे विशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसमें एक भूवैज्ञानिक भ्रंश द्वारा अलग होता है। यहाँ पे ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार को मालदा गैप अलग करता है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों को आच्छादित करता है। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जबकि इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर्वतमाला बनाती है। इसके पूर्वी विस्तार को महादेव, कैमूर और मैकाले पर्वतमालाएं शामिल हैं। यह पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान युक्त है। इस क्षेत्र में नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यह पठार एक विस्तृत उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रायद्वीपीय जल विभाजक नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में विभाजित किया जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी की ओर ढलान अधिक मंद होते हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां विस्तृत मैदान में लंबी दूरी तक बहती हैं और समुद्र तक पहुंचने से पहले सहायक नदियों को अपने साथ मिलाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, चूंकि पश्चिमी घाट अरब सागर के पास खड़ी ढलान के साथ उठते हैं, इसलिए पश्चिमी किनारे की नदियां जैसे मांडवी, ज्वारी, शरावती और पेरियार छोटी लेकिन तीव्र होती हैं। ये पहाड़ों से तेजी से उतरती हैं और समुद्र में मिलती हैं और अक्सर झरने और ज्वारमुख बनाती हैं। पश्चिमी घाट यह गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट यह उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से तक फैला हुआ है। कर्नाटक पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियां इसमें बाबा बुदन पहाड़ी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और पुष्पगिरी शामिल है। केरला में अन्नामलाई हिल्स, इलायची हिल्स, अगस्तमलाई और वायनाड पहाड़ियां हैं। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, सतमाला हिल्स, बालाघाट, महाबलेश्वर और कुलसुबाई चोटी है, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात में सतपुड़वा हिल्स, बिल्सन हिल्स और पारनेरा हिल्स हैं। नीलगिरी पहाड़ियां ये पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है और उन्हें एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा, जो तमिलनाडु में स्थित है। अनायमुडी चोटी यह केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु है। पूर्वी घाट की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां: उड़ीसा, यहाँ मलयगिरी, महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी और गढ़जात पहाड़ियां हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ नल्लामाला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, बेलिकोंडा, एरामाला, शेषाचल पर्वत, जहाँ पे तिरुपति स्थित है।
तेलंगाना राखी पहाड़ियाँ और निर्मल पहाड़ियाँ। तमिलनाडु जवाड़ी पहाड़ी, सेवरॉय हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पंचमलाई हिल्स, कोल्ली हिल्स शामिल हैं। मिकिर रेगमा और पश्चिमी कछार पहाड़ियाँ असम की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। पाल घाट यह नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलई पहाड़ियों को जोड़ता है। थाल घाट यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघनन वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर है ऊपर उठते और ठंडी होती हवा का गर्म होना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल विशाल समुद्र सतह की आवश्यकता होती, जबकि शीतोष्ण चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों जगह उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नियमित रूप से नहीं आते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात नियमित और अक्सर आते हैं, विशेषकर सर्दियों में, क्योंकि यहाँ वाताग्र प्रणाली लगातार बनती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विनाशकारी प्रभाव अन्य प्रकार के तूफान की तुलना में अत्यधिक विनाशकारी होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में कम विनाशकारी होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि शीतोष्ण पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इनमें एक स्पष्ट आंख होता है, जबकि शीतोष्ण में स्पष्ट आंख नहीं होता। इसकी बजाय यह वाताग्र, गर्म वाताग्र, शीत वाताग्र, विशिष्ट वाताग्र द्वारा संचालित होते हैं। वाताग्र के प्रकार। शीत वाताग्र यह ठंडी वायु आगे बढ़ती है, आंधी तूफान भारी वर्षा आती है, इसका प्रतीक नीली रेखा या त्रिभुज द्वारा। उष्ण वाताग्र इसमें गर्म वायु आगे बढ़ती है, लगातार वर्षा होती है, तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है, लाल रेखा अर्धवृत्त इसका प्रतीक है। अधिवृत्त वाताग्र इसमें ठंडी वायु गर्म वायु को विस्थापित कर देती है, इसमें भारी वर्षा बर्फबारी होती है। बैगनी रेखा एक ही और अधिवृत्त, अर्धवृत्त और त्रिभुज। चक्रवात बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। इसके लिए विशाल महासागरीय सतह और उनका तापमान लगभग 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और वायुमंडलीय अस्थिरता, कैरियोलिस फोर्स, पूर्व मौजूद निम्न दाब क्षेत्र। चक्रवात की संरचना और बादल। इसमें चक्रवात की आंख होती है, जो शांत और साफ क्षेत्र होता है। आंख की दीवार, आंख के चारों ओर स्थित ऊंचे बादल का घेरा। चक्रवात इसमें केंद्र में निम्न दाब होता है, उत्तरी गोलार्ध में यह वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिणावर्त घूमती है, लेकिन प्रति चक्रवात इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, यह उत्तरी गोलार्ध में दायावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घूमती है। दुनिया भर में चक्रवातों के नाम। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन और दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पवन विमुख पक्ष पे स्थित होने के कारण मानसून के दौरान कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका आंसर है पुणे। पर्वतीय ढाल। पवन विमुख ढाल यह पहाड़ का वह हिस्सा है जो हवा के सामने होता है, जहां नमी युक्त वर्षा ऊपर की ओर उठती है, यहाँ भारी वर्षा होती है। और पवन विमुख ढाल यह पहाड़ का वह हिस्सा होता है जो हवा के विपरीत या पीछे की ओर होता है, यहाँ हवा नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। यह शुष्क और वर्षा छाया क्षेत्र होता है, जहाँ बहुत कम या न के बराबर वर्षा होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।